92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी एक ख्वाब, बिना किसी एड ब्रेक के। मैं अक्सर फेसबुक पे तुम्हारा नाम टाइप करके देखता हूँ। तुम्हारे नाम के कई सारे चेहरे उभर आते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर इन सारे चेहरों में एक भी चेहरा तुम्हारे चेहरे से मेल नहीं खाता। उनमें तुम कहीं नहीं दिखती। इतने साल गुजर गए, इन सालों में ये दुनिया कितनी तेजी से बदल गई, पर तुम नहीं बदली। तब भी तुम कंप्यूटर के नाम से डरती थी। घर पे बहाने बनाकर कॉलेज की सहेलियों के साथ सत्यम टॉकीज में हाउसफुल पिक्चर के टिकट निकाल के ले आना तुम्हारे लिए मामूली बात थी, पर इंटरनेट कैफे से प्रिंट आउट निकालने के लिए तुम मुझको जबरदस्ती साथ में ले जाया करती थी। न जाने क्यों तुम इतना घबराती थी कंप्यूटर चलाने से। मेरे घर पे भी कई दफे तुमको सिखाया था, पहले सीपीयू का बटन ऑन करो, फिर मॉनिटर का, पासवर्ड डालो और फिर थोड़ी देर इंतजार करो। कितना आसान था फोल्डर बनाना, कट कॉपी पेस्ट करना। पर तुम हर बार कहती थी आसान कहाँ है, हर चीज तो उल्टा पुल्टा है, इसमें जानबूझ के पेचीदा बनाया गया है। यहाँ तक कि कीबोर्ड पे लेटर्स भी साथ साथ नहीं है। अब ए के बाद बी होता है तो क्या जाता उन लोगों का, कम से कम हमको खोजना तो नहीं पड़ता। तुम टाइप करते वक्त अपनी उंगली से ध्यान लगा के कभी एन खोजती तो कभी पी, और मुंह से किसी छोटी बच्ची की तरह आवाज करती एन पी। और कहीं मैं अगर गलती से तुम्हारी बातों और हरकतों पे हंस देता तब तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची ही बन जाती थी तुम, बिगड़ी हुई जिद्दी छोटी बच्ची। जो हाथ के सामने मिलता तुम उसी को फेंक के मुझको मारती। पेन, कॉपी, एक बार तो पेपर वेट भी उठा लिया था तुमने, मैं तो डर गया था। बहुत ही खतरनाक गुस्सा था तुम्हारा, हर वक्त जैसे नाक पे बैठा रहता हो। मैं अपनी हंसी जितना दबाना चाहता, तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे और आंखों को देख के मेरी हंसी और निकलने लगती। तुम जितना गुस्सा करती मैं उतना और हंसते जाता। तुम चिढ़ के मुझसे अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सवाल पूछने लग जाती। अच्छा बता जरा, यूएन जनरल असेंबली में कितने देशों ने अब तक सीटीबीटी पे साइन किया है? अच्छा बता, शिमला समझौते पे साइन करते वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? मेरा जवाब देने के पहले ही तुम कहती, देखा, सिर्फ बुद्धू जैसा खी खी करके हंसने और थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर चलाना सीख लेने से नहीं होता, जिंदगी में पढ़ना भी पड़ता है, बुद्धू कहीं का। तुम अक्सर मुझको बुद्धू कहती थी और फिर सारा मुझी से टाइप करवाती थी, और तुमको गंवार कह के मैं टाइप भी कर देता था। कैसे बच्चों जैसे करते थे ना हम लोग बातें कम, झगड़ते ज्यादा थे। अब उन बातों को याद करता हूं तो अकेले में हंस पड़ता हूं। मुझे पता है अभी भी तुमको कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त लेटर खोजने पड़ते होंगे। तुम अब भी मुंह से बोल बोल के लेटर्स टाइप करती होगी। तभी तो आज तक फेसबुक पे एक अकाउंट तक नहीं बनाया तुमने। मैं थोड़ी, तुम हो उल्लू। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कुछ दिनों पहले संजय मिला था मुझको। हाँ, वही संजय, हमारे कॉलेज में जो मिश्रा जी की कैंटीन में काम करता था। हम लोगों को चाय समोसे परोसता था और साइड बिजनेस के नाम पे कॉलेज प्रेमियों के संदेश एक दूसरे को पहुंचाता था। मोबाइल रखना तब किसी स्टूडेंट तो क्या, अच्छे भले लोगों के बस की बात नहीं थी, और इस बात का फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो था संजय। हर संदेश के पीछे 50 पैसे लेता था, वो भी दोनों साइड से। पूछने पे कहता था इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के लगते हैं। पूरा बिजनेस माइंडेड था, बिना पैसे लिए मुंह ही नहीं खोलता था। बाद में मजाक में हम सब उसको मोबाइल बुलाने लगे थे। हमारे न जाने कितने 50 पैसे लिए होंगे उसने। अभी देखो तो बात सिर्फ 50 पैसे की लगती है, कितनी मामूली, पर उन दिनों 50 पैसे के लिए भी कभी कभी कितना दौड़ना पड़ता था। घर से मिलने वाला जेब खर्च तो माशाल्लाह था। आधे महीने के बाद अक्सर कैंटीन में चाय समोसे के लिए नया बकरा ढूंढा जाता था। कई दफे जब जेब बिल्कुल खाली हुआ करती थी तभी संजय कहता, भैया जी आपका मैसेज है। किसी तरह खुले 50 पैसे जुगाड़ करके संजय की हथेलियों पर रखने के बाद संजय कहता, आई हेट यू। क्या? पहली दफे मैं समझ नहीं पाया था, फिर से पूछने पे पता चला कि तुमने अठन्नी दे के यही मैसेज भिजवाया था संजय से, आई हेट यू।
संजय से दूसरे लोगों को 50 पैसे में मैसेज के नाम पे अपनी प्रेमिकाओं के 5-5 पन्नों के लव लेटर तक आया करते थे, पर तुम हमेशा इसी तरह शॉर्ट एंड स्वीट ही नहीं, छोटे और नीम की तरह कड़वे मैसेज भेजती थी। आई हेट यू, लो 50 पैसे खर्च। कभी शाम को नहीं मिल पाया तो सुबह मैसेज मिलता, मुझसे कभी बात मत करना, लो जी 50 पैसे खर्च। कभी कैंटीन में इंतजार करके तुम चली जाती और मैं थोड़ी देर से पहुंचता तो संजय मुझसे फिर से 50 पैसे लेके कहता, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी कभी मुझको खूब गुस्सा आता था, पर समझ नहीं आता था कि निकालूं किस पे, तुम पे या खुद पे, या फिर उस संजय के बच्चे पे जो हर बार 8 आने लेके इतने गंदे भद्दे मैसेज देता था। गुस्से में दांत भींच के मन ही मन तुमको कहता, एकदम पागल लड़की है। फिर खुद ही सोच के मुस्कुराने लगता, मैं भी कौन सा कम हूं। जिस सुबह मुझसे बात मत करना वाला मैसेज मिलता, उसी शाम हम दोनों पुराने चर्च के पीछे वाले गार्डन में घंटों बैठ के बातें किया करते, तब तक जब तक सूरज नहीं डूबता और उन जर्जर दीवारों से झींगुरों की आवाज तेज नहीं हो जाती। वैसे बातें तो तुम किया करती थी, मैं तो सिर्फ सुनता था, वो भी कुछ देर तक। बाद में मैं सुनते सुनते थक जाता, पर तुम बोलती रहती और मैं सिर्फ तुमको देखता रहता। पर तुम समझ जाती थी, चिढ़ के कहती, क्या बुद्धू जैसे हूं अच्छा लगा रखे हो, तुम नहीं सुन रहे हो, मुझको पता है, और रूठ के तुम वहां से चल देती। मैं तुमको मनाता, तुम्हारे पीछे भागता, पर तुम नहीं रुकती। अगली सुबह फिर मैसेज मिलता, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर 50 पैसे देने पड़ते, और फिर शाम को 4 बजे पुराने चर्च के पीछे वाले गार्डन में बैठ के हम दोनों घंटों बातें करते। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। संजय मुझे पिछले हफ्ते दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मिला था। मुंबई से 2 दिनों के लिए मैं काम के सिलसिले में दिल्ली गया था। शाम को मार्केट में यूं ही घूम रहा था तो सामने से उसने मुझको पहचान लिया। मुस्कुरा के बोला, क्यों साहब, अपने पुराने मोबाइल को नहीं पहचाना? एक पल के लिए तो मैं सही में नहीं पहचान पाया था, साल भी तो कितने गुजर गए थे। फिर मैंने हंसते हुए कहा, संजय, तू अपने बकाया 50 पैसे के लिए मेरा इतने साल से पीछा कर रहा है? मेरी मजाक की आदत से काफी अच्छे से वाकिफ था वो। हंसते हुए बोला, वो तो मैं लूंगा साहब, वो भी सूद समेत, पर आज नहीं। कह के वो मुझको बगल की एक कपड़ों की दुकान पे ले गया और बोला, भैया जी ये दुकान अपनी है। संजय मेहनती तो था ही, साथ में बिजनेस वाला दिमाग भी खूब चलता था। चाय पिलाने के बहाने उसने मुझको बिठा लिया और कैसे अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उसने ये दुकान ली बताने लगा। मैं चाय की चुस्की लेते हुए उसकी बातें सुन रहा था कि तभी थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने कहा, भैया जी आपके लिए एक मैसेज था। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा मानो मैं फिर से अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठा चाय पी रहा हूं। मेरे मन में कई सारे सवाल एक साथ उमड़ आए थे, पर जबान लड़खड़ाने लगी थी। मेरे चेहरे और आंखों से शायद संजय मेरे सवालों को पढ़ चुका था। वो बोला, अच्छी हैं वो। पहली बार संजय ने कोई ढंग का अच्छा मैसेज दिया था मुझको। सुन के दिल को एक सुकून मिला। हम दोनों के ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट तैर गई। पर सवाल मेरे जहन में अब भी कई सारे थे, जिनका जवाब मेरे पूछने से पहले ही वो दे रहा था। संजय ने बताया कि पिछले महीने तुम छुट्टियां मनाने दिल्ली आई थी अपने ससुराल के किसी रिश्तेदार के घर। शाम को जब बाजार निकली तो घूमते घूमते उसकी दुकान पे जा पहुंची थी। साथ में तुम्हारा पति और 7 साल की प्यारी सी बेटी थी। तुम्हारी अब एक बेटी है, मैंने सुना था, पर इतनी खूबसूरत और बातूनी, ये संजय ने बताया। संजय बता रहा था कैसे नानी अम्मा जैसी चटर पटर बातें करती है तुम्हारी बेटी। हर सवाल का कुछ न कुछ जवाब देती है। यहां तक कि कौन सी शर्ट उसके पापा पे अच्छी लगेगी ये वही डिसाइड कर रही थी। बिल्कुल तुम पे गई है तुम्हारी बेटी। याद है कैसे तुम हमेशा ख्वाबों का एक घर बनाया करती थी, ऐसा घर जिसमें तुम थी, मैं था और तुम्हारे अनगिनत छोटे छोटे सपने। कभी तुम कहती, हम लोग हर शाम शॉपिंग जाएंगे, हर हफ्ते संडे की पिक्चर, और फिर कभी कहती, हर 3 महीने में हम तीनों लंबी छुट्टी पे जाएंगे।
हम तीनों कौन? मेरे पूछने पे तुमने कहा था कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है, अपनी बेटी को क्या घर पे ताला बंद करके रखोगे? तुम्हारी बचकानी बातों पे हंसता था उस वक्त। हमेशा तुम जैसे अपनी एक सपनों की दुनिया में जीती थी। आज लगता है कितनी अच्छी थी तुम्हारी वो सपनों की दुनिया, हमारी वो सपनों की दुनिया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पता है, संजय बता रहा था कि तुम काफी बदल गई हो, पहले जैसी एकदम नहीं रही। उसकी ये बात सुनते ही मेरी भवें टेढ़ी हो गई। उसने फौरन कहा, अरे भैया जी आप गलत मत समझिए, मेरा मतलब था कि अब और अच्छी लगती हैं। वो तो किसी सीरियल का नाम लेके कह रहा था कि तुम अब बिल्कुल उस सीरियल की छोटी बहू जैसी दिखती हो। उस वक्त पहली बार मुझको कभी सीरियल ना देखने का बहुत मलाल हुआ था। कह रहा था तुम अब बड़े अदब से साड़ी पहनती हो, माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगाती हो, आंखों में हल्का काजल, मांग में सिंदूर, और जब बातें करती हो तो लगता है जैसे कोई देवी बोल रही है। मैं उसकी देवी वाली उपमा सुनते ही जोर से हंस पड़ा था। मैंने कहा, ओए तू अभी किसी सीरियल की बहू जैसी बोल रहा था और अब देवी, देख मुझे कंफ्यूज मत कर। उसने अपने गले के काले धागे को छू के पता नहीं अपने किस इष्ट देव की कसम खा के कहा था, भैया जी झूठ नहीं कहेंगे, जब दीदी जी धीरे धीरे बोलती है ना तो कानों को तो ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे बातें, और वो भी तुम। मैं मन ही मन संजय की बातों को सुन के खूब हंस रहा था। तुम इतनी बदल गई हो, मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे संजय किसी और की बात कर रहा हो, या फिर शायद मैं ही तुम्हारी इस नई छवि को अपने मन में उतार नहीं पा रहा था। शायद इसलिए कि मेरी यादों और ख्यालों में तुम अब भी वैसी ही थी, रत्ती भर भी नहीं बदली थी। याद है सत्यम टाकीज का वो मैटनी शो वाला किस्सा? ब्लैक में बालकनी की 2 टिकटें खरीदी थी। तुम मेरी बगल वाली सीट पे लगातार बैठ के मुझे तुम्हारी किसी सहेली से हुए झगड़े के किस्से सुना रही थी। पीछे से कई लोगों ने तुमको धीरे बात करने के लिए टोका भी, पर तुम कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाती। आखिर में तंग आके मैंने भी तुमसे कहा था, कुछ देर शांत रहो ना, पिक्चर देखने दो। तुम मेरी बात पे शांत होकर बैठ तो गई थी, पर थोड़ी देर में मेरी चीख से पूरा थिएटर गूंज पड़ा था। तुमने गुस्से में मेरे पॉकेट से पेन लेके मेरी ही बाह पे दे मारा था। और अब संजय कहता है कि तुम साड़ी पहनती हो, बिंदी लगाती हो और धीरे धीरे बातें करती हो। बताओ संजय की इन बातों पे कैसे यकीन करूं? मेरे ख्यालों में तो तुम अभी भी वही सलवार सूट पहनती हो, और कभी कभी अपने पिताजी से छुपके वो ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स। तुम्हारे पिताजी को न कभी तुम्हारा जीन्स पहनना पसंद आया और न कभी मैं। कॉलेज की फाइनल ईयर की पढ़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी। उस शाम तुम कितना रोई थी मेरे सीने में अपना सर छुपा के, और मैं जिंदगी में पहली बार कितना बेबस महसूस कर रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। तुम्हारी शादी तय हो गई थी। तुम्हारे पिताजी ने रायपुर में अपने किसी दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी तय कर दी थी। वो वक्त हम दोनों पे किसी बड़े तूफान की तरह आया था, ऐसा तूफान जो हमारे ख्वाबों के घर को उजाड़ने के लिए मानो आमादा था। और हम दोनों उस तूफान से लड़ रहे थे अपनी पूरी ताकत के साथ, पर धीरे धीरे वो तूफान और विकराल आकार धारण करता जा रहा था, और हम उसके सामने छोटे पड़ते जा रहे थे। हर रोज हमारी आंखों के सामने ख्वाहिशों के तिनके तिनके बिखर रहे थे। कभी तुम आके कहती, आज मम्मी पापा सुनार के पास जाके गहनों की डिजाइन पसंद कराए हैं। कभी तुम कहती, तुम्हारे लिए बाजार से नई साड़ियां ले आए हैं। तुम रोती, मैं तुमको कहता सब ठीक हो जाएगा, ढाढ़स बनाता, पर शायद मुझको भी पता था ठीक कुछ भी नहीं होना था। वक्त के साथ सब बिगड़ता जा रहा था। हम दोनों कितना बेबस महसूस कर रहे थे। शाम को पुराने चर्च के पीछे वाले गार्डन में बैठ के तुम अब पहले जैसे बक बक नहीं करती थी। चुपचाप मेरे कंधे पे अपना सर रख के न जाने क्या सोचा करती, और दूर खुले मैदान में शाम के डूबते हुए सूरज को टकटकी लगाए देखती रहती। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे दूर क्षितिज में डूबा तो तुम बस धीरे से इतना कह पाई, डूब गया। तुम्हारी आंखों में आंसू थे,
मेरे भी गले में जैसे कुछ फंस रहा था। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी एक न सुनी, और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी तो नौकरी कहाँ से लगती। और ना ही तब हमारी इतनी हैसियत थी कि तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग पाता। घर से भाग जाना हम दोनों नहीं चाहते थे। मेरे अंदर कुछ न कर पाने का गुस्सा उबल रहा था। गुस्से में जोर से चीखता था, दीवारों पे मुक्के मारता था। कितना हारा हुआ महसूस कर रहा था मैं। इधर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे घर से निकलने पे भी पाबंदी लगा दी थी। तुमने कॉलेज आना छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद पता चला कि तुम लोग याद शहर से कहीं और चले गए हो, और फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। पता है, आज भी मैं डूबते हुए सूरज को नहीं देख पाता हूं। मुझे हर बार हारने का एहसास होता है। पर क्या तुम आज भी मुझको याद करती हो, या शायद मुझको भूल गई हो? मैं संजय से पूछने ही वाला था कि संजय ने बताया कि तुमने उससे जाते वक्त मेरे बारे में पूछा था। तुमने मेरे बारे में पूछा, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर बाद में दुख हुआ। तुमने मुझसे झूठ कहा था। उस दिन कैंटीन में जब मुझको काफी दिनों के बाद तुम्हारा मैसेज मिला, शाम को मिलो, तो मैं काफी खुश हुआ था। मैं शायद पहली बार वक्त से काफी पहले पहुंच गया था, लेकिन तुम देर से आई थी। मैंने बैठने को कहा तो तुमने मना कर दिया था कि मुझको पार्लर जाना है, फिर मम्मी के साथ बाजार। तुम काफी गुस्से में थी। तुमने मुझको सब कुछ भूल जाने के लिए कहा, और खुद कसम खा के बोली थी कि 2 दिनों में तुम मुझको ऐसे भूल जाओगी जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी था ही नहीं। झूठ कहा था तुमने। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। तुमने मेरे बारे में पूछा सो बता रहा हूं। मैं अब याद शहर में नहीं रहता हूं। याद शहर छोड़े तो अब अरसा हो गया। मैं अब मुंबई में हूं। यहाँ एक शिपिंग कंपनी में काम करता हूं। तनख्वाह अच्छी है। कंपनी ने रहने के लिए एक छोटा सा पर ठीक ठाक अपार्टमेंट भी दे रखा है। नहीं, शादी नहीं की। तुम पूछोगी क्यों, पर जवाब शायद मेरे पास नहीं होगा। शायद इसका सही जवाब मुझे भी नहीं पता। जब तक माँ थी, हाँ 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। जब तक वो थी तब मेरी शादी के लिए जिद करती थी। उनके कहने पे 2-3 लड़कियों से मिला भी, पर बात नहीं बनी। कोई तुम्हारी जैसी पागल नहीं थी ना। अब कोई जिद नहीं करता है। हाँ, ऑफिस के मेरे कलीग्स कभी कभी पार्टियों में मुझसे मजाक करते हैं। कहते हैं, कब तक यूं अकेले जिंदगी काटोगे? मैं मुस्कुराता हूं, खुद पे नहीं, उन लोगों पे। वो कहने के लिए तो शादीशुदा है, पर अगर अपने अंदर झांक के देखें तो वो मुझसे भी ज्यादा तन्हा है अपनी अपनी जिंदगियों में। समाज को दिखाने के लिए किसी के साथ भी शादी करके दुखी होने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी यादों के साथ खुश रहूं। आफ्टर ऑल, जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। तुम ही कहा करती थी ना। तुमको शायद मेरी बातों पे अब हंसी आए। मैं भी तो कभी तुम्हारी बचकानी बातों पे हंसा करता था, पर अब समझ में आता है कि ये बचकानी बातें ही अक्सर जिंदगी के कठिन मायने आसानी से समझाती हैं। तुम हमेशा एक सपनों की दुनिया में जीती थी। मैं तुम्हारी बातों पे हंसता था, पर तुम हमेशा खुश रहती थी। आज यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे उस सपनों के बनाए छोटे से घर में रहता हूं, जहां मैं हूं, तुम हो, और हमारी छोटी छोटी एक साथ बिताई अनगिनत यादें, जहां हर रोज मेरे ख्यालों की पगडंडियों से चल के तुम मुझसे मिलने आती हो, मुझसे बातें करती हो, कंप्यूटर का सारा काम मुझसे करवाती हो, और बात बात पे झगड़ती हो। तुम्हारे साथ रोज पुराने चर्च के पीछे वाले उसी गार्डन में जाके मैं बैठता हूं, और फिर हम दोनों घंटों बातें करते हैं। वैसे बातें तो अभी भी तुम करती हो, मैं तो सिर्फ सुनता हूं। जिंदगी जैसी भी है अच्छी है, और मैं अब इसके हर पल को जी रहा हूं। बस एक ख्वाहिश है जिसको मैं अभी तक चाह के भी ख्वाबों में भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार, कम से कम एक बार, तुम अपनी पुरानी छवि को तोड़कर मेरे ख्यालों में उसी तरह आओ, साड़ी पहनकर, आंखों में काजल और माथे पे बिंदी सजाकर। एक बार मैं तुमको वैसे देखना चाहता हूं। आओगी ना तुम मेरे ख्वाब में? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहीं
पुराने चर्च के पीछे वाले गार्डन में। बस इतनी सी थी ये कहानी।